हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसको एक नाम और से जानते हैं हम कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट थ्योरी किसने दी है? हैबरलर ने दी है। कब दी है? 1936 में दी है। और एक कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं किसके बेस पर? अपॉर्चुनिटी कोस्ट के बेस पर, कि हमें तुलनात्मक लाभ कब मिलेंगे? अपॉर्चुनिटी कोस्ट के बेस पर। रिकार्डो ने भी अपनी कंपैरेटिव थ्योरी दी है, लेकिन उन्होंने लेबर के बेस पर दी है कि किसी गुड्स के प्रोडक्शन में जितना लेबर टाइम लगता है उसी के बराबर उस गुड्स का प्राइस हो। अगर हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेंगे, जितना उस गुड्स को बनाने में लेबर लगता है उतना ही हम उस गुड्स का प्राइस रखेंगे, तो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेंगे। लेकिन ये हमें एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन लगती है, तो इसी अजम्पशन, ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। इन्हीं कमियों को दूर करते हुए हैबरलर ने अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी दी है, और इसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप्स से कंपैरेटिव कॉस्ट की व्याख्या करते हुए जैसे सब्स्टिट्यूशन कर्व लिए हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व और प्रोडक्शन फ्रंटियर। ये सभी नाम है हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अलग अलग। अब कुछ अजम्पशंस करने वाले हम। फर्स्ट हमारी अजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, परफेक्ट कंपटीशन है इन कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट, कि पूर्ण प्रतियोगिता है वस्तु और साधन बाजार में। प्राइस है जो गुड का इक्वल होगा उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, और जो प्राइस है फैक्टर का, फैक्टर कौन से? लेबर और कैपिटल, इक्वल है उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के। फिक्स्ड फैक्टर सप्लाई है, फैक्टर की सप्लाई को फिक्स्ड रखा गया है। टेक्नोलॉजी हमें गिवन है, और ये 2x2 मॉडल है। इट मीन्स कि 2 गुड्स है, 2 कंट्रीज है और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स आर मोबाइल है विद इन ईच कंट्री, कि हम फैक्टर्स को एक कंट्री के अंदर तो मोबाइल कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स आर इमोबाइल बिटवीन 2 कंट्रीज के बीच में फैक्टर्स इमोबाइल हैं। और लास्ट है कि फ्री ट्रेड है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन, टैक्स या टैरिफ नहीं है। ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कि पीपीसी क्या है। पीपीसी हमारा इस तरह का होता है जो कि क्या दिखाता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, जो एक कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है अपने विद गिवन फैक्टर एंडोमेंट्स या फिर गिवन टेक्नोलॉजी के साथ। और पीपीसी के स्लोप को क्या कहते हैं हम? MRT, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये है कि मार्जिनल यूनिट ऑफ गुड एक्स के एक एडिशनल यूनिट के लिए हम कितनी गुड वाई की यूनिट को गिव अप करना चाहते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? डाउनवर्ड होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। नॉर्मली ये वाला कर्व होगा हमारे पीपीसी का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व या फिर पीपीसी कर्व हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, या कनकेव होगा। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हमारे हमें किस प्रकार के रिटर्न टू स्केल मिलने वाले, किस प्रकार के हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, ये इस पे डिपेंड करता है इसका स्लोप। सबसे पहले करेंगे हम कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व कांस्टेंट है। ए बी हमारा एक पीपीसी कर्व है, और मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? P1 डिवाइड बाय Q1 इज इक्वल है P1 P2 डिवाइड बाय Q1 Q2। जितना हमने P1 P2 गिव अप किया है गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए, सेम यूनिट, ये सेम गैप जितना यहाँ पर है, ये सेम गैप यहाँ पर भी है। तो मतलब जितना हमने गुड वाई की अगर 2 यूनिट्स को गिव अप किया है तो हमें गुड एक्स की 2 यूनिट्स ही मिली है। तो इसलिए हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिले हैं, और हमारी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल रहेगी। तो ओसी हमारी कांस्टेंट है और एक स्ट्रेट लाइन है। सेकंड है हमारी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, किसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व डिक्रीज होती जाती है, कि पहले हम गुड वाई की ज़्यादा यूनिट को गिव अप करते हैं, फिर और कम यूनिट्स को गिव अप करते हैं गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए। पहले हमने गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए गुड वाई की 3 यूनिट्स को गिव अप करते हैं, फिर नेक्स्ट एडिशनल यूनिट के लिए हम गुड वाई की 2 यूनिट्स को गिव अप करते हैं। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व का यही मीनिंग है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है, कन्वेक्स है, ये ओरिजिन की तरफ, ये कन्वेक्स है इस तरह से,
और जो हमने P1 डिवाइड बाई Q1 है ये ज़्यादा है P1 P2 से, Q1 Q2 से। देखना P1 डिवाइड बाई Q1 ये हमने यहाँ पर ज़्यादा का गिव अप किया है, नेक्स्ट यूनिट में कम का गिव अप किया है। तो यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं कि हम कम कम गुड वाई की यूनिट्स को गिव अप करते जाते हैं गुड एक्स के एडिशनल यूनिट के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है कि गुड वाई का हम ज़्यादा गिव अप करते हैं, गुड वाई की ज़्यादा यूनिट्स को, पहले इतनी यूनिट को गिव अप किया इतनी गुड एक्स के लिए, फिर इतनी सारी यूनिट को गिव अप किया गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए, मतलब हम ज़्यादा गुड वाई को गिव अप करते जाते। ये हमारा पीपीसी, ए बी हमारा पीपीसी है और ये क्या है, कनकेव है ओरिजिन की तरफ, और यहाँ पर क्या P1 डिवाइड बाई Q1 कम है P1 P2 डिवाइड बाई Q2 से। इट मीन्स कि हमने गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए गुड वाई की ज़्यादा यूनिट्स को पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा यूनिट्स को गिव अप किया है। तो हमें यहाँ से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलने वाले हैं। मेन हमारे इस क्वेश्चन में ये आते हैं कि अगर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है तो इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या इफेक्ट रहेगा। मतलब हम गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट के अगर गुड वाई की सेम यूनिट को गिव अप करते हैं तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या इफेक्ट जाने वाला है। अगर हमारा MRTS जो स्लोप है कांस्टेंट है और हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स रिमेन अनचेंज, कि उस दोनों ही कंट्रीज़ में जो गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है उनकी कॉस्ट सेम सेम है। वो भी 5 रुपये की एक गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसकी भी 5 रुपये कॉस्ट आती है, कंट्री ए की भी, और कंट्री बी की भी 5 रुपये कॉस्ट ही आती है। तो इससे क्या होगा कि दोनों ही कंट्रीज़ के पीपीसी एक दूसरे के पैरेलल हो गए या फिर सेम हो गए, तो यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होगा। जब हमें उस कंट्री में भी 5 रुपये कॉस्ट है और सेकंड कंट्री में भी 5 रुपये कॉस्ट है, तो ट्रेड्स करने से कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। प्रॉफिट कब होगा, गेन हमें तब होगा जब दोनों ही कंट्रीज़ के स्लोप पीपीसी के अलग अलग हो, और इससे हमें डिफरेंसेस इन रिलेटिव कॉस्ट देखने को मिलेगा कि दोनों ही कंट्रीज़ में किसी गुड्स को बनाने में अलग अलग कॉस्ट आती है। किसी को 5 रुपये की कॉस्ट आती है तो किसी को 6 रुपये की कॉस्ट आती है। तो ये डिफरेंस है कॉस्ट में, और दोनों ही कंट्रीज़ के पीपीसी के स्लोप भी डिफरेंट मिलेंगे। ए बी हमारा पीपीसी है कंट्री ए का, A1 B1 हमारा पीपीसी है कंट्री बी का। दोनों ही कंट्रीज़ के पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे के सेम पैरेलल है, सेम स्लोप है। तो यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ में किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में सेम कॉस्ट आती है। कंट्री ए को भी 5 रुपये की कॉस्ट आती है किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में, और कंट्री बी को भी किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में 5 रुपये की कॉस्ट आती है। इसलिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। तो अब क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ट्रेड कब होगा। इंटरनेशनल ट्रेड जब होगा जब कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस हो और दोनों ही कंट्रीज़ के पीपीसी कर्व के स्लोप अलग अलग हो, पैरेलल ना हो, लाइक दिस। अब देखिए ए बी हमारा पीपीसी है कंट्री ए का, A1 B1 हमारा पीपीसी है कंट्री बी का। तो ए बी जो कंट्री ए के पीपीसी है उसका स्लोप ज़्यादा है A1 B1 कंट्री बी के पीपीसी से। तो इट मीन्स कि कंट्री ए को जिसका पीपीसी ए बी है गुड वाई में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और गुड वाई का प्रोडक्शन करना चाहिए, और इसी में कंट्री ए को कंपैरेटिव एडवांटेज मिलने वाले हैं। और कंट्री बी को B1 जो कि कंट्री बी का पीपीसी है उसे गुड एक्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, और गुड एक्स में ही कंट्री बी को कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगी। तो कंट्री ए गुड वाई में स्पेशलाइजेशन करती है और कंट्री बी गुड एक्स में स्पेशलाइजेशन करती है। तो कंट्री ए वांट्स टू कंज्यूम क्वांटिटीज़ ऑफ 2 गुड्स। कंट्री ए गुड वाई भी कंज्यूम करना चाहती है, गुड एक्स भी। तो ये कहाँ पर दिखाया गया हमें,
पॉइंट आर से। तो पॉइंट आर क्या इंडिकेट करता है कि कंट्री ए दो गुड्स को कंज्यूम करना चाहती है। तो इससे क्या होगा कि कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगी ASNR, कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगी ASNR, एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए ऑफ गुड वाई को। उसके बदले में उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, SR, या फिर जो SR इक्वल है AN, इम्पोर्ट ऑफ कंट्री ए ऑफ गुड X। तो इतनी गुड वाई को एक्सपोर्ट करेगी कंट्री ए और इतनी गुड X इंपोर्ट करेगी। सेम कंट्री बी के लिए कि कंट्री बी S1B1 इक्वल है R1N1, इतना एक्सपोर्ट करेगी कंट्री बी गुड X को, और R1S1N1B1 इंपोर्ट करेगी कंट्री बी गुड वाई को। ए बी डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन है कंट्री ए की, और A1B1 डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइन है कंट्री बी की। तो कंट्री ए जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करती है तो AS गुड वाई के बदले उसे ST गुड X मिलती थी, और आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि AB1 ये लाइन है जो ऐसे डैश डैश करके बनाई है मैंने, ये हमारी इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन है आफ्टर ट्रेड। बिफोर ट्रेड ये लाइन, आफ्टर ट्रेड ये लाइन। तो कंट्री ए जब ट्रेड नहीं करती थी बिफोर ट्रेड, AS गुड वाई के बदले उसे ST गुड X मिलती थी, लेकिन आफ्टर ट्रेड उसे SR गुड X मिलती है AS गुड वाई के बदले। तो ये जो गैप है T से R तक ये गेन है, तो कंट्री ए को T से R तक ये गैप गेन है कंट्री ए को। सेम कंट्री बी, कंट्री बी पहले N1 R1, कंट्री बी पहले S1B1 गुड X के बदले TS1 गुड Y मिलती थी। S1B1 गुड X के बदले T1S1 गुड Y मिलती थी, लेकिन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड उसे R1S1 गुड Y मिलती है S1B1 गुड X के बदले। तो ये जो हमारा गैप है, ये गैप, तो ये क्या है, गेन है कंट्री बी के लिए। ये सारी एक्सप्लेनेशन है आपके इस डायग्राम की। अब हम करने वाले हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। पहले कंट्री ए का करेंगे, फिर कंट्री बी का। तो ए बी क्या हमारा PPC है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कंट्री ए का, और इसका स्लोप गुड वाई की तरफ ज़्यादा है, तो कंट्री ए गुड वाई का प्रोडक्शन करेगी। FF क्या है हमारी, इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन है। ई क्या हमारी डोमेस्टिक लाइन है। R हमारा बिफोर ट्रेड प्रोडक्शन पॉइंट था, आफ्टर ट्रेड T हमारा क्या है, कंजप्शन पॉइंट है। तो S से N तक का हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड वाई का, उसके बदले में हमें N से T तक इंपोर्ट मिलेगा गुड X का। हम देख सकते पहले हम R पॉइंट पर थे, अब हम T पॉइंट पर है, तो हम हायर पॉइंट पर है, हायर इंडिफरेंस कर्व पर है T पॉइंट पर। तो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, डेट वाई। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कंट्री ए को गेन हो रहे इंटरनेशनल ट्रेड से। ये डायग्राम्स बड़े सिंपल है, आपको सिर्फ इतने ही एक्सप्लेन करने होते हैं। अब सेम कंट्री बी का PPC A1B1 है, और हम इसको इस तरह बनाएंगे कि इसका झुकाव गुड X की तरफ हो, क्योंकि कंट्री बी गुड X का प्रोडक्शन करती है और गुड X में स्पेशलाइजेशन करेगी। तो बिफोर ट्रेड F1 इंटरनेशनल एक्सचेंज लाइन है, E1 डोमेस्टिक प्राइस लाइन है। बिफोर ट्रेड वे R1 पॉइंट पर होते हैं, आफ्टर ट्रेड T1 पॉइंट पर होते हैं। तो T से
एन तक का तो इम्पोर्ट करेगी गुड वाई का, और एन से एस तक वो एक्सपोर्ट करेगी गुड एक्स का। तो T1 उनका कंजप्शन पॉइंट है आफ्टर ट्रेड, तो S1 N1 उनका एक्सपोर्ट है, T1 N1 उनका इम्पोर्ट है। तो इसके बाद हमें एक लाइन और लिखनी है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहाँ होगी दोनों कंट्रीज़ में, कि जो एक्सपोर्ट है गुड वाई का कंट्री ए के द्वारा एसन किया जाता है, जो फर्स्ट डायग्राम था कंट्री ए का, वो इक्वल होगा जो इम्पोर्ट किया है T1 N1 T1 कंट्री बी ने, और कंट्री बी का जो एक्सपोर्ट है N1 S1 इक्वल होगा कंट्री ए के इम्पोर्ट N1 T1 की। बस इतना ही है। इसके बाद आपको सिर्फ इसकी क्रिटिसिजम्स करनी है, उसके पॉइंट्स ही करने हैं।